नमस्ते अंकित जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्ते प्रिया तो मैम। नमस्ते चेतन सर। और तो बाजार आज फिर यहाँ से पे हमने ऊपर देखा। आज लगातार सेवेंथ डे है जब बाजार ऊपर रहा। क्लोजिंग इस तरह हुआ है। निफ्टी 161 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है एट 24,328। सेंसेक्स 520 पॉइंट्स ऊपर रहा एट 80,116। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक एंड टाटा मोटर्स। टॉप फाइव गेनर्स फॉर टुडे: एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, विप्रो एंड इन्फोसिस। टॉप फाइव लूजर्स: ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, एसबीआई एंड एक्सिस बैंक। तो अंकित जी, आज बाजार फिर से ऊपर रहे, तो आपके कमेंट्स, योर एनालिसिस। पूरा मार्केट तेजी में चल रहा है और बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो कल का एक पॉज था उसके बाद में जो आज का ऊपर बंद हुआ है डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बनते हुए दिख रही है। लेकिन हम्म। ट्रेंड इसके अंदर पॉजिटिव रहेगा, कोई भी मंदी जैसे संकेत हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। हम्म। आज जो सबसे ज्यादा जो फोकस सेक्टर रहा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर देखा जाए तो आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा बूम करा है। हम्म। और ऑटो सेक्टर्स ने भी काफी अच्छी रैली देखने को मिली है। जी। देखिए, सारी की सारी चीजें सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर चल रही हैं। इंडिया ने बहुत अच्छी रिकवरी करी है। जो मार्केट में क्रैश हुआ था, जितना हमने देखा था क्रैश, जी। उसके बाद में रिकवरी करने का मेन रीजन यही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया को फेवर करना हम्म। और कहीं ना कहीं वापस से चाइना की तरफ थोड़ा सा उनका मोल्ड होना और एक बैठक की तरफ दोनों तैयार हो रहे हैं। तो मुझे हम्म। लगता है कि आने वाले टाइम में इसी वजह से जो तेजी देखने को मिली है और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो इंडियन स्टॉक मार्केट काफी बुलिश रहने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है हम्म। ग्लोबल मार्केट का, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप है, चाइना है, जापान है, यूरोप है, सब की सब निगाह इस समय इंडियन इंडियन मार्केट के ऊपर लगा के रखे हुए हैं। तो मुझे हम्म। लगता है कि आने वाला टाइम जो ये तेजी पकड़ा है, और तो बहुत अच्छी तेजी इसने पकड़ी है, आने वाले हम्म। टाइम में ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। जी। तो आपको लगता है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? जी बिल्कुल। जी। मेटल्स के बारे में क्या कहेंगे अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑयल? गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अगर देखा जाए तो $35 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया है, और या फिर बोल सकते हैं कि टारगेट अचीव करा है। उसके बाद में पिछले 2 दिन से, दो हम्म। दिन से भी नहीं बोलेंगे, पिछले 24 घंटे के अंदर अगर हमने देखा तो करेक्शन देखने को मिला है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और प्रॉफिट बुकिंग एक छोटी मोटी भी नहीं देखने को मिली है, करीब करीब $200 की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एक अच्छा करेक्शन मार्केट के अंदर है। लेकिन वहीं अगर बाकी मेटल प्राइसेस के देखें तो चाहे बेस मेटल्स हो चाहे सिल्वर हो, उसने एक मोमेंटम पॉजिटिव दिया है। तो जो भी मार्केट में सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, वो सिनेरियो अब ये है कि थोड़ा सा जो टैरिफ वॉर का जो डर बन गया था, वो कहीं हम्म। ना कहीं थोड़ा सा रिलीज होता हुआ दिख रहा है। इस जी। रिलीज के चक्कर में बेस मेटल प्राइसेस हो गए, क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गए, वो तेज हो रहे हैं। और गोल्ड जो टेंशन की वजह से इतना तेज हो रहा था, उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं या फिर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। जी। हम कई समय से टैरिफ के बारे में देख रहे हैं, तो इसका असर जो है वो इंडियन इंडस्ट्री पर क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने जो टैरिफ लगाया था 26% का इंडिया के ऊपर, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन तुरंत उन्होंने जो 90 डेज का पॉज दिया है, हम्म। वो कहीं ना कहीं मार्केट में फेवर करता हुआ दिखा। उसके कारण वापस से हमको तेजी देखने को मिली है। तो हम्म। 26% का जो पॉज था, अब वो 10% के आसपास रह गया है। तो ठीक है, अभी इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन ये जो चाइना के ऊपर 145% का उन्होंने लगाया, हम्म। वो टैरिफ जो वॉर क्रिएट हुई थी, उसके कारण अब थोड़ा सा ये है कि शांति मिल रही है। तो इंडियन मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिला है। यही हम्म। बेनिफिट हमने एफआईज की बाइंग में भी आते हुए देखी है, और एफआईज कंटिन्यूसली उसको बाइंग कर रहे हैं। टैरिफ वॉर एक हद तक बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चला गया था, जिस उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने करा था। उसके बाद ये केवल दो कंट्रीज के बीच में रह गया है, एक चाइना और एक अमेरिका। बाकी जी। सारी कंट्रीज अभी इस समय पॉज के मोड में है। तो रिटेलिएट किसी भी तरह से अभी नहीं हो रहा है। ये हम्म। सारी चीजें थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। लेकिन 90 दिनों के लिए पॉज करा गया है, तो मुझे लगता है कि अगले 3 महीने सिर्फ और सिर्फ बातों में निकलेगा, और दोनों के बीच में बैठक में निकलेगा। जी। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ होल देखे तो क्या असर हो रहा है टैरिफ का? देखिए, टैरिफ का असर जो है वो सबसे बड़ा ये है कि लोगों को अब डर बैठा हुआ है इन्फ्लेशन का, कि हम्म। यूएस, देखिए चाइना की तरफ से अभी जो टैरिफ है उसको खत्म नहीं हुआ है। हम्म। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के अंदर चाइना एक बहुत बड़ा हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां से मैक्सिमम कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं। हम्म। अगर मैं यूएस की बात करूं तो अकेला यूएस जो चाइना पूरा मैन्युफैक्चर करता है उसका 13 to 14% इंपोर्ट करता है। हम्म। अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो यूएस जो इकोनॉमी है उसके अंदर मेजरली अगर पार्ट देखा जाए तो टोटल मैक्सिमम साइड से अगर देखा जाए, तो वो इंपोर्ट जो है उनका काफी रहता है और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है।
यूएस के 76% तक प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। तो हम्म। मार्केट के अंदर इंपोर्ट जो है यूएस का काफी रहता है। इसी वजह से यूएस का जो डेट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, जिसको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना इतना आसान नहीं है। हम्म। आज आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वहां पे लैंड सस्ती है, वहां हम्म। पे लेबर सस्ती है, कुछ भी चीज यूएस के अंदर सस्ता नहीं है। वहीं हम्म। अगर चाइनीज की बात करें तो चाइनीज इकोनॉमी जितनी सस्ती कार्स, जितनी सस्ती इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना के मार्केट में देते हैं, उतना कोई भी बना के नहीं दे सकता। मैं हम्म। अभी एक सर्वे देख रहा था, वहीं पे यूरोप को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में $40,000 लगते हैं। हम्म। वहीं अगर चाइना के देखें तो वो $18,000 में कहीं ना कहीं वो बना देता है। तो हम्म। इस तरह की चीजें जो निकल के आ रही हैं उसको समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह से डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है और हम्म। क्रिएट हो चुकी है चाइना को लेके। अगर ये चीजें आगे बैठक नहीं होती है और ट्रम्प का जो वॉर है वाली कंडीशंस कंटिन्यू रहती हैं और इसको लंबा जितना खिंचता जाएगा उतना वो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होता जाएगा, हम्म। स्पेशली फॉर यूएस। और यूएस में जी। अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में हमको प्रेशर देखने को मिलेगा। हम्म। डेफिनेटली यूएस के प्राइसेस जो इंटरेस्ट रेट है वो बना हुआ है दबाव के 4.5% से इसको और नीचे लेके आया जाए। हम्म। लेकिन फेड को डर है कि अगर ये टैरिफ वॉर खत्म नहीं होती है तो इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा। हम्म। अगर ये इंटरेस्ट रेट नहीं कम होता है तो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। लेकिन अभी देखना होगा अगले 3 महीने किस तरह से डिसीजंस चलते हैं, पॉलिसी किस तरह से डेवलप होती हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। जी। अब सेठी सर, आपके सवाल। अंकित जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो करेंसीज की क्या पोजीशन है, डिफरेंट कंट्रीज की जो अलग अलग करेंसी है, वो हम्म। आपस में पहले क्या उनका रिलेशनशिप था एक दूसरी करेंसी के साथ, अभी कैसा है? और अभी रुपया वापस मजबूत हो रहा है, डॉलर कम जा रहा है, तो ये सारे पे थोड़ा प्रकाश डालिए सर। पे मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज। जी, वो पूछ रहे हैं कि जो टैरिफ है इसका असर करेंसीज पर क्या हो रहा है, ग्लोबली सारे करेंसीज पर, खास करके मेजर करेंसीज जो है, जैसे डॉलर है, यूरो है, पाउंड है। देखिए डॉलर के अगर सबसे पहले डॉलर की बात करें तो डॉलर 107 से क्रैश होते हुए थे 97.50 का सपोर्ट लिया है और 97.50 के आसपास आने के बाद में एक बाउंस वापस लिया है जो 98.50 99 तक गया। तो ट्रेंड कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स का वीक होता हुआ दिख रहा है। आगे सिचुएशन जिस तरह की बनेगी मुझे लगता है कि इसके अंदर करेंसी वीक होती जाएगी डॉलर इंडेक्स की, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्टअप हो रहा है इस टैरिफ वॉर का। अगर ये टैरिफ वॉर का, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो चाइना ने इंडिया की तरफ मूव करना शुरू करा है, चाइना ने यूरोप कंट्रीज की तरफ मूव करना चालू कर दिया है, चाइना ने मिडिल ईस्ट की तरफ भी मूव करना चालू कर दिया है। तो इस कारण कहीं ना कहीं ट्रेजरी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। वहां के जो बॉन्ड्स हैं चाइना कहीं ना कहीं सेल आउट करने की कोशिश कर रहा है, वही एक डर बना हुआ है जिसकी वजह से डॉलर में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, एक जो डेवलपमेंट बना है वो यूएसडी यूरो यूएसडी बना है। अगर हम देखें तो 57.6% डॉलर इंडेक्स के अंदर यूरो का पोर्शन होता है। तो यूरो का पोर्शन अगर है तो डॉलर इंडेक्स गिर रहा है तो डेफिनेटली यूरो यूएसडी के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यूरो यूएसडी के अंदर सबको निगाह रखनी चाहिए और एक बड़ी तेजी उसके अंदर देखने को मिल सकती है। अभी उसका लेवल अगर समवेयर अराउंड 1.1415 चल रहा है, आने वाले टाइम में ये 1.30 और 1.35 को लेवल को भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। जापान का येन कैसा रहेगा? जी। सर, आपकी आवाज जापान का नहीं आ येन, रही है। जापान का येन कैसा रहेगा? जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान का येन के अंदर अभी देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। जब जब इसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है तब तक हमें गोल्ड सिल्वर प्राइसेस के अंदर तेजी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि जापानीज करेंसी के अंदर यूएसडी आना का डेफिनेटली इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जापानीज येन स्टेबल हो जाएगा। अभी जो मेजर करेंसी जो भी है वो सारी यूएसडी के अगेंस्ट में ही और यूरो के अगेंस्ट में ही हमको चेक करना चाहिए और अभी बाकी करेंसीज को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अभी रुपया रिवर्सल हो गया है, उसके साथ साथ डॉलर भी नीचे गया है, तो ये आपको लगता है रुपया नीचे की तरफ जाता रहेगा या वापस बढ़ेगा? देखिए अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स जितना गिरा है उतना रुपया नहीं मजबूत हुआ है। और रुपया जब जब अगर कमजोरी की बात करें तो 85 के आसपास चल रहा है, इसका हाई के 88 के आसपास था। तो उसके बाद 85 का सपोर्ट लेके वापस से इसने 85.50 के आसपास हो गया है। तो थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच और करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट किस तरह से इसको आगे देखती है, इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरह से डेवलप होता है, एफआईएस का आना कितनी जल्दी और बढ़ शुरू होता है, क्योंकि एफआईएस अभी स्टार्टिंग करी है 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन, लेकिन हमें कम से कम 3 महीने का वॉच रखना पड़ेगा एफआईएस की होल्डिंग्स का। एफआईएस अगर आती हैं, एफपीआईज अगर आती हैं और डॉलर अगर आता है तो डेफिनेटली इंडियन करेंसी और मजबूत होगी। लेकिन हाँ, जिस तरह के अभी सिनेरियो क्रिएट है बहुत जल्दी होगा अभी कुछ भी बोलना, क्योंकि 88 से 85
केवल एक करेक्शन मोड में है, लेकिन अगर 85 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो फिर देखते हैं कि वापस से नए लेवल्स किस तरह से बनेंगे। लेकिन सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से देख रही है। अभी सबसे बड़ा टेंशन जो क्रिएट हुआ है हमारे यहाँ पे पिछले 24 घंटे में, जो पहलगाम में कश्मीर के अंदर जो अटैक हुआ है, अब उसके ऊपर मीटिंग्स चल रही हैं, किस तरह से आगे नेगोशिएशंस होते हैं, कौन कौन सी कंट्री सपोर्ट करती हैं, क्या ये किस तरह से इसका बदला लिया जाता है, क्या स्टेप लेगी इंडियन गवर्नमेंट, वो सारी चीजें देखने की जरूरी रहेंगी। तो मेरे ख्याल से अभी हर पल की नजर रखनी ज्यादा जरूरी है। और अप्रैल मंथ खत्म होने के मूड में है, एक्सपायरीज वगैरह सारी क्लोज में है, तो ये सारे मूवमेंट्स अभी हैं। लेकिन मुझे लगता है अगले 15 से 20 दिन में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी, और इंडियन इकोनॉमी को भी हम समझ पाएंगे कि आगे के स्टेप्स किस तरह से जा रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के थ्रू। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो तो बढ़ रहे हैं और वो रिकॉर्ड हाई पे आ गए हैं। जी तो बिल्कुल, फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं। उसके बढ़ने के रीजंस भी यही हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्रूडल प्राइसेस भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट डाल रही हैं। एक्सपोर्ट्स हमारा है, जीएसटी कलेक्शन अगर आप देखेंगे वो भी हमारा रेगुलरली बढ़ रहा है। तो ग्रोथ स्टोरी अगर देखा जाए तो इंडिया की अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन करेंसी को डिवैल्यूट करने अभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ होता है। अभी अगर हम देखें तो जो आरबीआई है उसने इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, मॉनसून भी अच्छा आ रहा है, तो आने वाली चीजें जितनी भी दिख रही है, वो जो अभी जो दिख रहा है वो सारे के सारे गुड पिक्चर दिख रही है। लेकिन हाँ, ये टेंशन जो है क्रिएट नहीं होनी चाहिए ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली अभी जो आज ईरान के साथ में चल रहा था। ईरान के साथ में कहीं ना कहीं डील होते हुए नहीं दिख रही थी, लेकिन अब ईरान ने बोला है शायद ये डील अच्छी हो सकती है। अगर ये डील अच्छी हो सकती है तो वहां पे भी एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अभी मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है और थोड़ा टाइम अभी और देना चाहिए मार्केट को ट्रेंड क्लियर होने में। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर है कि आने वाले टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छी फ्लरिश करने वाली है, और ये करके रहेगी। अभी आईएमएफ ने संकेत दिया है कि पूरे विश्व के सब देशों की ग्रोथ कम रहेगी टैरिफ की वजह से। जी उन्होंने दिया है। देखिए फोरकास्ट तो बहुत सारे आते हैं अलग अलग लेवल पे, कभी तेजी में तेजी और मंदी में मंदी दिखती है। तो अभी टैरिफ की वजह से थोड़ी सी ग्लोबल फोरकास्ट, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इंडिया की जो फोरकास्ट है वो सबसे ज्यादा है। इंडिया की 6 पॉइंट अभी भी 6% के ऊपर ग्रोथ की बात करी जा रही है। और वहीं अगर देखा जाए तो चाइना है उसके बाद सेकंड नंबर है, जिसको 4% और 5% के ऊपर की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्री हैं जो इमर्जिंग कंट्रीज भी हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये परफॉर्म भी करते हुए दिखेंगी। मैं ये मतलब ये थोड़ा बोलना गलत होगा कि हम चाइना को बीट कर देंगे, चाइना को बीट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इंडिया भी ग्रो करता हुआ दिखेगा। जिस स्पीड में हम लोग 6% ग्रो कर रहे हैं ये बहुत कम है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। लेकिन अभी भी देखा जाए तो 6% की ग्रोथ है। और अगर इंडिया कुछ रिवाइवल लेता है, मोदी जी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है जहां पे रिवाइवल बहुत अग्रेसिव रूप में लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि जो 6% की ग्रोथ है जो फोरकास्ट है उसको बदला जा सकता है। जैसे चाइना की जो वॉल्यूम है उसके उस वॉल्यूम के सामने हमारे वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो उस चीज़ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी गवर्नर साहब ने संकेत दिया है कि ये इंटरेस्ट रेट कम किए जाएंगे निकट भविष्य में। उसकी आपको क्या? इंटरेस्ट रेट कम कर सर, इंटरेस्ट रेट कम करने की जो उन्होंने बात करी है वो सबसे पहले तो ये है कि इन्फ्लेशन को देखना जरूरी होगा। इंटरेस्ट रेट कम करा जा सकता है, 2.6% इन्फ्लेशन है। 2% के नीचे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि इंडिया, सॉरी, यूएस और चाइना के किस तरह के रिलेशन है। इंडिया और यूएस के अगर रिलेशन डेवलप हो पाते हैं तो आगे हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं करा तो हो सकता है कि जिस तरह से कल एक रिपोर्ट आई थी कि 2025 निकल जाएगा लेकिन इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे। कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है मिस्टर पॉवेल पे, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पे भी प्रेशर बना हुआ है इंटरेस्ट रेट को कम करने का। लेकिन जो टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है ये आगे कैसा रूप लेती है, ये और ज्यादा अग्रेसिव होती है कि कहीं ना कहीं बैठक होगी। देखिए एक दिन में सॉल्व नहीं होगा, एक चीज क्लियर है, एक दिन में सॉल्व नहीं होगा। ये बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है इसमें 3 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि एक बैठक में आप बातचीत होगी और वो चीज खत्म हो जाएगी। नेगोशिएशन स्टार्ट होने वाले हैं, अगले 15 दिन, अगले 20 दिन में कहीं ना कहीं नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे। नेगोशिएशन अगर स्टार्ट होते हैं तो फिर उसके बाद हम आगे की कहानी देखेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी नेगोशिएशन, इसराइल का और हमास का कितने टाइम से नेगोशिएशन चल रहा है, मोर देन 1 ईयर हो गया। इसराइल यूक्रेन सबसे पहले वॉर वही छिड़ी थी, कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी वही चीज चल रही है, नेगोशिएशंस चले जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी चाइना वाला डेवलपमेंट मिनिमम 3 महीने है, मैक्सिमम साइड पे 6 महीने, एक साल, कितना लंबा खिंचता है वो तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, अब ये जो फिक्स हो चुके हैं रेट्स, अब इसके अंदर बदलाव नहीं होंगे, लेकिन बातें चलती रहेंगी।
क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं, टैरिफ के साथ साथ दूसरे सवाल ये उठ रहे हैं कि किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। जैसे जी। टेस्ला गाड़ी की हमें ज़रूरत है इंडिया को क्या, तो इस तरह के बड़े बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और अभी फॉरेन एक्सचेंज को ध्यान से खर्चा किया जाएगा। सरकार ने भी ऐसे मैम संकेत प्लीज एक दिए। बार कंफर्म करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं सरकार ने भी क्लियर आ ऐसे रही है, आपको संकेत। रिपीट करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि फॉरेन एक्सचेंज पे लगाम लगानी चाहिए पड़ेगी इनको, सभी देशों हम्म। को। हाँ। क्योंकि तभी ये जो बैलेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ बैलेंस हो रहा है वो इक्वलाइज हो पाएगा। देखिए फॉरेन एक्सचेंज पे लगाम लगानी पड़ेगी, बातें सही हैं, लेकिन ट्रेड्स को आप रोक नहीं सकते हैं, लोगों की जो नीड है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो किसी भी चीज पे लगाम नहीं लगाई जा सकती। आप अपनी करेंसी के साथ में कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल जो डॉलर है, ग्लोबल जो करेंसी है, स्पेशली सेफ हेवन का एसेट गोल्ड, इसके ऊपर लगाम नहीं लगाया जा सकता। कंटिन्यूसली नहीं अगर नहीं, देखें तो चाइना ने भी लगाम गोल्ड से मेरा मतलब कंटिन्यूसली ये है बाइंग कि कर। अभी जैसे इन्होंने किया उस पे गोल्ड का बहुत इंपोर्ट चालू हो गया था, गोल्ड पे टैक्स लगाया भारत सरकार ने कुछ महीने पहले। जी जी। तो ऐसे भी कुछ उपचार कर रहे हैं लोग। देखिए सारी चीजें सही हैं। अभी अभी एक न्यूज आई है कि 6.2% का अर्थक्वेक आया है। अभी अभी जस्ट एक न्यूज आई है आपसे बात करते करते, इस्तांबुल में काफी मेजर है, और ये 6.2 का अटैक है। तो देखिए ये तो एक न्यूज वापस से आई है, जिससे मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन फिर से देखने को मिलेगा। कितने क्या सीवियर है वो तो समय बताएगा। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि टैक्स लगाए जा रहे हैं, कंट्रोल करे जा रहे हैं, ये कंट्री अपने अपने लेवल पे स्टेप उठा रही है, हम्म। लेकिन रोका किसी को भी नहीं जा पा रहा है। अगर गोल्ड देखें तो गोल्ड के अंदर टैक्सेशन हमने 10% 15% तक लगाए थे, लेकिन उसके बाद में स्मगलिंग कहीं पे भी रुकी नहीं है और बढ़ी थी। उसके बाद में हमने इसको आज देख रहे हैं 6% के आसपास इम्पोर्ट ड्यूटी है। गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है, आरबीआई भी स्टेप्स उठा रही है। देखते हैं कैसे आगे चलता है इस चीज को। लेकिन अभी जो सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जितनी टैरिफ वॉर के चक्कर में करेक्शंस मार्केट के अंदर या फिर बोले प्रॉफिट बुकिंग्स वो देखने को मिली थी, गोल्ड सिल्वर प्राइसेस स्पेशली गोल्ड काफी हैवी मोमेंटम में लास्ट अगर 2 साल का देखें तो 55% का इन्होंने रिटर्न दिया है गोल्ड ने लास्ट 2 इयर्स में। मतलब 2024 से लेकर 2025, 2025 तो भी खत्म भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक रुकावट देखने को मिलेगी, थोड़ा सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी। देखिए चाइना ने जो उठाया प्रश्न, उसके पास 7 ऐसे मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं जो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता है, और दुनिया जी में जी। अवेलेबल नहीं है वो। तो ऐसे भी अड़ंगे डाल सकते हैं वो। अब सर वो तो देखिए उस समय की चीज है, लेकिन रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं रेयर अर्थ में बातें कर रहे हैं। तो रशिया को ने सपोर्ट पहले करा हुआ था कि अमेरिका को कि हम आपको रेयर अर्थ मेटल्स जो भी हैं उसको हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो रेयर अर्थ मिनरल्स जितने भी हैं उसके वो सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज आ रही हैं। चाइना को अलग थलग करने की कोशिश जारी है, लेकिन उसको अलग थलग करना इतना आसान नहीं है। तो ये देखिए चीजें चल रही हैं, दोनों के बीच में बातें चल रही हैं, कंट्री किस तरह से सॉल्यूशंस निकल के आते हैं वो तो समय बताएगा। लेकिन बहुत जल्दी सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, ये भी चीज क्लियर है। अच्छा, यूक्रेन और रशिया के युद्ध की क्या स्थिति है अभी? देखिए उनकी कोई भी स्थिति नहीं है, दोनों के दोनों चीजें अपनी चल रही हैं। कुछ समय के लिए 24 घंटे 36 घंटे के लिए चीजें रोक दी जाती हैं, लेकिन रोकने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। जो वॉर एक कंडीशन थी जो क्रिएट हुई थी वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब ये सारी की सारी कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कोल्ड वॉर तो लंबा समय से हो सकता है कि चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सॉल्यूशन वाली कोई चीज नहीं है। हमास इसराइल का देखा जाए, चाहे रशिया यूक्रेन का देखा जाए, और इस समय अगर देखा जाए तो एक नया टेरर क्रिएट हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो सॉल्यूशंस तो अभी नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ अभी से बातें चल रही हैं। किस समय किस तरफ ऊट करवट लेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस तरह की इन इन सिचुएशंस को देखते हुए अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई डिसीजन फाइनेंशियली लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर ये मैटर सॉल्व भी हो जाता है, इससे वर्ल्ड मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रिया जी। जी। अंकित जी, अप्रैल महीना कैसा लग रहा है आपको मार्केट के लिए? अप्रैल महीना मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट जी। पर्पज से काफी अच्छा है। मैं आज ही देख रहा था कि टाटा मोटर्स 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। जी। तो 1200 का आसपास का हाई था, 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम्म। कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं। इंडियन मार्केट की ग्रोथ स्टोरी को इतना लीनियंट नहीं लेना चाहिए, हम्म। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम काफी बेनिफिट वाला रहेगा। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स पर्पज से इसको लेते हैं, मतलब स्टॉक्स को एक्लिमेट करना चाहिए। भाई हम्म। रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग एक प्रोस्पेक्ट अलग चीज है, वो इंटरडे ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अलग है। लेकिन जी। इन्वेस्टमेंट पर्पज से लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहिए।
और वहीं बात करें गोल्ड सिल्वर की, तो मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखना चाहिए। आने वाले टाइम में सिल्वर के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अंकित जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए और दर्शकों को एडवाइस देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते। जी नमस्कार।